नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएससी में। तो आज वीडियो का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जो भी छात्र अभी हाल ही में जुड़े हैं, कुछ छात्र हैं जो अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, तो वो चिंता ना करिए, आपके सभी जो टेस्ट हैं आप वो सभी दे पाएंगे। पिछले जो टेस्ट हैं उनका आप सोल्यूशन देख सकते हैं, उनको अपीयर कर सकते हैं, उनकी पीडीएफ आप लोग पा सकते हैं। बाकी जो इस बैच के छात्र हैं, अगले महीने से आपको पता है 13 तारीख से नया बैच आपका शुरू हो रहा है। 13 मई से आपका बैच शुरू हो रहा है। उस बैच में इस बार, ठीक है, मैंने आपको बताया 12 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और साथ ही साथ फुल लेंथ के साथ 4 आपको मिलेंगे टारगेट टेस्ट जो आपके वीकली होते हैं और 4 आपको करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे। तो करंट अफेयर जो फ्री वाला है अब उसको बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है करंट अफेयर आप लोगों को जो बैच में है उन लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करिएगा। 13 मई से बैच शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द एनरोल अपना करवा लीजिएगा। बाकी फीस सेम रखी गई है इस बार, तो बैच वाले जो स्टूडेंट हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ वगैरह आ रही है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास था सेट नंबर 11 का, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो देखिए, अनेकार्थी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार बताया गया है कि आपको अनेकार्थी शब्द लगातार रिपीट होते हैं, कोई से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर हमें बात कर रहा है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर व्याकरण ही से बोला जाएगा, व्याकरण ज्ञाता होगा नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। व्याकरण विशेषज्ञ नहीं होगा या व्याकरण पंडित नहीं होगा, ठीक है। जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण। तो इस चीज को आपको नोट करना है। देखिए ये चीज है ना, अब मैं इसीलिए बोलता हूं, मैंने देखिए आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आप में से 90% स्टूडेंट का ना ये गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। जब पढ़ा नहीं होता है तो तुक्का हम लोग मारते हैं, और तुक्का जब मारने की बारी आती है तो ऑप्शन देख करना चकरा जाते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है क्लोज हैं, बहुत क्लोज है, सेम एक जैसा ऑप्शन है। तो ऐसी चीजों को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा, एक और आप पे एग्जाम्पल आता है हिंदी में, पैर से सिर तक, ठीक है, पैर से सिर तक। पैर से सिर तक के लिए क्या होता है, सिर तक के लिए एक शब्द बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अगर बोला जाता है लिखिएगा आपदा मस्तक, ठीक है, आपदा मस्तक, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, पैर से लेकर सिर तक, तो आपदा मस्तक, ठीक है, आपद मस्तक, आपदा नहीं होगा, ठीक है, आपद मस्तक बोला जाता है इसको। इस चीज को नोट करना है आपको, आपद मस्तक, ठीक है, इस चीज को नोट करना है, आपद मस्तक इसको बोला जाता है। एक आप पे आता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ठीक है, प्राप्त संपत्ति, उसके लिए क्या बोला जाता है, उसके लिए बोला जाता है रिक्त, ठीक है, रिक्त, ठीक है। उसके लिए क्या बोला जाता है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो रिक्त उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे लिखिएगा, रिक्त, ठीक है, रिक्त, री आधा क और थ, ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए बोला जाता है रिक्त, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम में। अब देखिए उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, लोग इसको वो मार देते हैं जायदाद जमीन, ऑप्शन में देता है, वो पढ़ के जाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। एक और आप पे आता है हवन में जलाने वाली लकड़ी, ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं, तो आपने सुना होगा संविधा, ठीक है, संविधा, ठीक है, संविधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए लिखिएगा संविधा, ठीक है, संविधा, संविधा। इस चीज को नोट करके लिखिएगा, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए संविधा, और पैर से सिर तक आपदा मस्तक, और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, नीम का तत्सम रूप है। तो नीम का तत्सम, देखिए तत्सम तद्भव ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ ना आए, लेकिन अगर आपने पढ़े हुए होंगे तो एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल ये रहते हैं। तो नीम का तत्सम क्या होगा, यहां पर नीम का तत्सम हो जाएगा निम्ब, ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नीम क्या है, तत्सम है, निम्ब क्या है, तद्भव। और तद्भव शब्द मैंने आपको बताया है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, आपके हिंदी शब्दों को तद्भव कहा जाता है, ठीक है। तद्भव शब्द ये हो जाएगा, ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा आप पे पूछा जाता है, देखिए तत्सम तद्भव लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायन, ठीक है, डायन, डायन का क्या होगा, डायन का पूछा गया था एक बार, तो डायन का क्या हो जाएगा, डाकिनी, ठीक है, डाकिनी। देखिए ये चीज है ना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कभी हम सोचते हैं कि वहीं पर हो जाएगा, तो वहां पर होने से अच्छा है कि इस चीजों को एक बार रीडिंग करके जाएंगे तो काफी गलत नहीं होंगे। खाट आया था एक बार, खाट, ठीक है, खाट का लिखिएगा, खाट का क्या हो जाएगा, खाट का हो जाएगा आपका खटवा, ठीक है, खटवा, ख टॉ के ऊपर हल, टॉ के नीचे हलंत आएगा। एक आता है आप पे ऊन, ठीक है, ऊन, ऊन का क्या होता है, ऊर्ण। इसी प्रकार से आप पे एक और आता है हवा, हवा का क्या हो जाएगा, पवन, हवा का
पवन। तो ये सब नोट करके आपको लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं। और गोबर का क्या होता है? गोयम, ठीक है, गोबर, गोबर होगा, ठीक है, ठीक है। गोबर का क्या होगा? गोबर का गोयम, गोयम। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चीजों को नोट करके लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो तत्सम तद्भव इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हिंदी भाषा का सही विकास अनुक्रम है। तो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम, हमें पता है हिंदी की आदि हिंदी की आदि जननी है, किसे माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत से ही कहीं ना कहीं हिंदी का जन्म हुआ है, हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत भी है उसके भी अनेकों पार्टों में विभक्त है, ठीक है। लौकिक संस्कृत हमने देखा है, वैदिक संस्कृत देखा है, तो आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में जो संस्कृत की उत्पत्ति हुई है, नहीं, जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से हुई है, लेकिन संस्कृत भी जो है पहले अलग अलग खंडों में टूटी है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, तो इसके भी अनेकों पार्ट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि हमसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का सही अनुक्रम कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा है। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगी? आपकी संस्कृत आ जाएगी, ठीक है। तो संस्कृत यहां पर है नहीं, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। संस्कृत सबसे पहले आती है, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत। उसके बाद क्या आता है? संस्कृत के बाद हमें पता है पाली आती है, ठीक है, पाली आती है। पाली के बाद हमें पता है प्राकृत आता है, ठीक है, प्राकृत। पाली के बाद आता है प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश आएगा, अपभ्रंश। और उसके बाद आता है हम पे अवहट, ठीक है, अपभ्रंश के बाद अवहट आता है, अवहट, और उसके बाद आएगा हम पे हिंदी, ठीक है। तो ये हमारा क्रम है कुछ। और हिंदी भी मानक भाषा कौन सी? खड़ी बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर बी देखेंगे तो आप बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगी आप पे संस्कृत, ठीक है, संस्कृत स्थानीय ऑप्शन में, फिर पाली आ जाएगी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद भी अवहट आती है, ठीक है, अवहट के बाद क्या आती है? हिंदी आती है। और हिंदी का वर्तमान जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हिंदी का विकास क्रम। यहीं पर अगर आप पर आ जाए, एक क्वेश्चन हम पे आता है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम बताइए, तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम लिखेगा। सबसे पहले हम पे आती है ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी आती है, फिर आती है ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, ठीक है, गुप्त लिपि आ जाएगी। ब्राह्मी के बाद गुप्त आती है, फिर आती है सिद्धात्मक, सिद्धात्मक, ठीक है, ब्राह्मी, गुप्त, फिर सिद्धात्मक आती है। सिद्धात्मक के बाद हमारे पास क्या आती है? सबसे पहले ब्राह्मी आ जाएगी, सिद्धात्मक आ जाती है, फिर आ जाती है कुटिला, ठीक है, कुटिला आ जाएगी, कुटिला, फिर नागरी आ जाती है, ठीक है, फिर नागरी के बाद आ जाएगी ब्राह्मी, गुप्त, सिद्धात्मक, कुटिला, नागरी, फिर देवनागरी, ठीक है, देवनागरी। तो ये देवनागरी गिरी का विकास क्रम है, इस चीज को भी लिखिएगा। देवनागरी लिपि का विकास क्रम पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी 4 दे देगा आप पे, जरूरी नहीं है सब कुछ देगा। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आती है, फिर गुप्त लिपि आ जाएगी, फिर सिद्धात्मक आती है, फिर आती है आप कुटिला लिपि, फिर कुटिला के बाद आती है नागरी, और फिर देवनागरी के लास्ट में क्या आ जाती है? देवनागरी लिपि। तो ये है देवनागरी लिपि का विकास क्रम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी, थोड़ा ना क्वेश्चन, अब हिंदी भी अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हिंदी जो है बहुत आसान सी है, मतलब आसान मतलब शब्दों को ही पकड़ना है आपको। जब आप शब्दों को पकड़ेंगे तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी, यानी क्या कह रहा है? जो ओस की बिंदु है उसको कौन चुग रहा है? हंसनी चुग रही है। उनको मोती जान, मतलब क्या कह रहा है कि जो ओस की बिंदु है उसको हंसनी चुग रही है। कोई हंस है, वो क्या कर रही है? मोती के बिंदुओं को चुग रही है। उनको ओस की ओस जो देखी होगी ना आपने, जब ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं या फिर आप सुबह सुबह उठते हैं तो ओस की बिंदुएं जो रहती हैं घास के ऊपर मोती सी लगती हैं, तो उन्हीं को जो है हंसनी चुग रही है मोती समझकर। तो ये वो कह रहा है। अब यहां पर बताना है कौन सा अलंकार है। संदेह अलंकार आपने पढ़ा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है संदेह अलंकार, ठीक है। तो अन्वय अलंकार ये भी नहीं हो सकता है। यहां पर क्या हो रहा है? हंसनी को भ्रम हो रहा है कि मैं जो है मोती चुंग रही हूं, जबकि वो चुंग क्या रही है? ओस के बूंद, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार यहां पर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा भ्रांतिमान? क्योंकि जो हंस है उसे क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। किस चीज का भ्रम हो रहा है? वो चुंग तो रही है ओस के दाने, लेकिन उसे क्या लग रहा है? वो मोती चुन रही है। तो भ्रांतिमान अलंकार यहीं पर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को काव्यांश में कारक है। अच्छा ठीक है, ईश्वर ने सुनने को कान दिए हैं, यानी यहां पर बात हो रही है सुनने को 2 कान दिए हैं, सुनने को काव्यांश में कौन सा कारक है? देखिए कारक, अब कारक चिन्ह है ना, तो मैंने आपको हमेशा से बताया कारक को प्रसर्ग कहते हैं, ये तो आपको रट गया होगा, ठीक है। प्रसर्ग, कारक को प्रसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बताना है सुनने को में कौन सा कारक है। अगर हम बात करें संप्रदान, ठीक है
तो सब ऑप्शन ए आपके पास है। संप्रदान क्या होता है? दान देना, आपने पढ़ा होगा, भलाई करना, या फिर ईश्वर ने सुनने। संप्रदान की विभक्ति सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। संप्रदान की विभक्ति की अगर मैं बात करूं तो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए, ठीक है, के लिए। फिर इसमें ही क्या आ जाता है? दान देना, भलाई करना, ठीक है। तो ये सब कुछ बाद में आएगा, पहले इसकी विभक्ति होगी। तो ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो यहां पर ना सीधा सीधा जो को है ये किस चीज को रिलेट कर रहा है? सुनने के लिए, को के लिए, क्योंकि कहीं और बैठ रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर, संप्रदान कारक। अभी भी समझ में नहीं आया? देखिए मैं कैसे करता हूं, ठीक है। यहाँ पर कर्म कारक है, कर्म की विभक्ति आप सभी को पता है, कर्म की क्या है? को, ठीक है। अब सुनने को कान दिए हैं, ईश्वर ने हमें सुनने को कान दिए हैं, तो यहां पर सीधा सीधा क्या है? सुनने को आपसे कह रहा है ना, सुनने के लिए शब्द बन रहा है ना, सुनने को। कर्म, कर्म है, सुनना कर्म होगा, कर्म की उपस्थिति, कर्ता ने कर्म को, कर्म कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो यहां पर कर्म की अनुपस्थिति है, ठीक है। तो कर्म की अनुपस्थिति है तो सीधा सीधा कर्म कारक तो होगा नहीं, ठीक है। करण कारक क्या होता है? करण कारक मतलब कि से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा इसकी विभक्ति होती है, से या के द्वारा, प्लस माध्यम हमें चाहिए होता है, माध्यम, या फिर कोई माध्यम होगा, या फिर आप पे क्या होगा? कोई समाधान, साधन, ठीक है, माध्यम या साधन। तो यहां पर कोई माध्यम या साधन है? नहीं है, ठीक है। अधिकरण क्या होता है? मैं पर, मैं पर, और समय यहां पर दिया होता है, ठीक है। समय, जब निश्चित समय की बात हो रही है तब अधिकरण होता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो रहा है। करण कारक में भी के द्वारा, माध्यम तो कोई है ही नहीं, सुनने के लिए, ठीक है। मतलब माध्यम मतलब विभक्ति के आगे पीछे होनी चाहिए चीजें, ऐसा नहीं है यहां पर कि माध्यम नहीं है, ठीक है। कान, सुनने के, सुनना क्या है? मतलब यहां पर सीधा सिंपली आपको समझना है, ईश्वर ने सुनने को कान दिए हैं, ठीक है। सुनने को कान दिए हैं कह रहा है, तो यहां पर क्या है? माध्यम की उपस्थिति तो नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर के द्वारा या के लिए यहां पर यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। कर्म कारक में बसता है, थोड़ा आप कंफ्यूज हुए होंगे कर्म कारक में, क्योंकि सुनने को कह रहा है ना, तो यहां पर आपको यह समझना है कि सुनने को, पूरा वर्ड वो पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि को पूछ रहा है, को कौन सी विभक्ति है। अगर पूछता को कौन सी विभक्ति है तो कर्म कारक हो सकती थी, लेकिन यहां पर कर्म का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, राम ने शाम को पैसे दिए, राम ने शाम को, तो यहां पर सीधा सीधा क्या है? राम करता है, शाम क्या है? कर्म है, तो यहां पर शाम को पैसे दिए, तो यहां पर कर्म की अनुपस्थिति है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? देखिए, क्रिया विशेषण के मैंने परसों आपको भेद बताए थे, 4 भेद होते हैं, ठीक है। रीतिवाचक, ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। 4 भेद हमने देखे थे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के, सॉरी, ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने देखे थे, नोट करके लिखेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रीति हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कालवाचक, ठीक है। तीसरा हमने देखा था स्थानवाचक, और चौथा हमने देखा था परिमाणवाचक। तो ये 4 भेद हो जाएंगे। इसी का हमें बताना है कि कौन सा भेद स्थानवाचक क्रिया, स्थानवाचक में कौन सा भेद आ रहा है। तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, बहुत धीरे धीरे चलता है। अब मैंने रीति में कैसे बताया था आपको कि प्रश्न करते हैं हम कैसे चलता है, ठीक है, कैसे। रीति में कभी भी आप पे रीति आ जाए तो रीति से कैसे प्रश्न करेंगे हम, रीतिवाचक हमें पहचानना हो तो कैसे प्रश्न करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? बहुत धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, ठीक है। अगर हमें यहां पर कैसे का प्रश्न कर रहे हैं तो यहां पर हमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा? अगर हम कैसे का प्रश्न करेंगे तो कैसे का प्रश्न करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है, धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब कैसे का उत्तर हमें मिल गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रीतिवाचक। ये तो रीतिवाचक हो गया, मतलब हमें बताना है स्थानवाचक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहां बैठिए, अब यहां बैठिए, ठीक है। तो कहां, मैंने स्थान में आपको क्या बताया है? स्थान में आता है कहां, ठीक है। स्थान में हम प्रश्न करते हैं कहां, और काल में कब करते हैं, और परिमाण में करते हैं कितना। तो इस चीज को लिखिएगा पहले, हाँ, नोट कर कि हम ये प्रश्न करेंगे ही करेंगे। जब भी हम पे पूछ रहा होगा कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक के लिए हम कब प्रश्न करेंगे, स्थानवाचक के लिए कहां, परिमाण के लिए कितना। अब यहां पे हमें बताना है, आप यहां बैठिए, तो यहां पर कहां से प्रश्न करेंगे, कहां, और कहां में हम प्रश्न कहां पर करते हैं, तो आपने देख लिया स्थान में, तो यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आप यहां बैठिए, मतलब कहां बैठिए कह रहा है, तो यहां अगर कहां का आंसर मिल गया है तो इसका मतलब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब दूसरा है, मोहन जयपुर से अभी आया, ठीक है। मोहन कहां से आया? जयपुर से आया। कहां का उत्तर मिल रहा है, ठीक है। मोहन मोहन जयपुर से अभी आया, ठीक है। जयपुर से अभी आया, कब आया, ठीक है। अभी आया, कब आया, ठीक है। यहां कब का उत्तर मिल रहा है हमें, कब आया, हमने बोला अभी आया, तो कब का उत्तर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? कब का उत्तर मिलने पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, अब कितना बोलते हैं? बहुत कम बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, ठीक है। कितना, इसमें हम कितना कर रहे हैं, तो आपने देखा ना, सिंपली कुछ नहीं था, बस आपको
थोड़ा सा ये चीजें याद होनी चाहिए। जब भी पूछेगा स्थानवाचक तो आपको कहां प्रश्न करना है, रीति पूछेगा तो कैसे प्रश्न करना है, और आपसे पूछेगा कालवाचक तो कब प्रश्न करना है, और परिमाण पूछेगा तो कितना प्रश्न करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए परसों मैंने आपको कराया था, ठीक है। सबसे पहले हम पे क्या आता है, 1 और 2 की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अघोष। 1 2 क्या होता है, अघोष होता है। और हम पे 3 4 और 5 ये क्या होते हैं, सघोष, या इसी को हमने घोष बोल दिया, ठीक है। और हम पे क्या होता है, 1 3 और 5 ये क्या होगा हम पे, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और 2 और 4 हम पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा महाप्राण, महाप्राण। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो यहां पर कह रहा है हम पे कि सघोष वर्ण कौन सा है, तो सघोष वर्ण की अगर मैं बात करूं सीधा सीधा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बौ, ठीक है। बौ क्या है, हमने अगर आपने टेबल भी पढ़ी होगी तो रोज रोज नहीं करा रहा हूं क्योंकि डेली ये चीज आ रही है वर्णमाला की, तो अब तक तो आपको रट जानी चाहिए। नहीं याद है, सेट नंबर 1 2 3 में जाइएगा, किसी भी एक सेट में चले जाना जहां पर वर्णमाला का क्वेश्चन आया, पूरी वर्णमाला अच्छी तरीके से कराइए, लगातार 2-3 दिन कराइए, बार बार वही चीजें आ रही है, अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आ रही है, तो याद करिए उस चीज को, इंपॉर्टेंट है। शौ, इसका उच्चारण स्थान अगर मैं पूछूं तालव्य, ठीक है, तालव्य से इसका उच्चारण होता है, पूछा जाता है, ठीक है। सौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। और बौ का उच्चारण स्थान अगर मैं पूछूं आपसे कहां से होता है, बौ का उच्चारण स्थान अगर पूछेगा कभी तो ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, ओष्ठ, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती हैं चीजें। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास था, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित उपाधि से विभूषित किया गया है? तो रचनाकार को महापंडित, मैंने आपको परसों भी बताया था, उपाधि से विभूषित किया गया है, ठीक है। महापंडित किसको कहा जाता था, सीधा सीधा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यानंद को महापंडित कहा जाता था। अच्छा, राहुल सांकृत्यानंद की यहां पर बात हो रही है, अगर इनका मूल नाम की मैं बात करूं तो इनका मूल नाम क्या था, केदारनाथ पांडे, ठीक है, केदारनाथ पांडे, ठीक है, केदारनाथ पांडे। अब इनका नाम राहुल कैसे पड़ा, इनका नाम राहुल इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है ये श्रीलंका में शायद 1930 के आसपास की बात है, श्रीलंका गए थे, वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो वहीं से इनका नाम राहुल पड़ गया, ठीक है, राहुल सांकृत्यानंद। और ये घुमक्कड़ शास्त्र के कवि थे, काफी ज्यादा घूमते वगैरह थे, तो इनका मूल नाम तो केदारनाथ पांडे हो जाएगा, लेकिन इनका उपनाम क्या है, इनको महापंडित नाम से जाना जाता था। एक आप पे आता है मौलिक पंडित, ठीक है, मौलिक पंडित नैन सिंह रावत जी हो जाएंगे, जिनको हिमालयन गोट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इनकी बात हो रही है राहुल सांकृत्यानंद की। तो आप अगर राहुल सांकृत्यानंद के बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं, आपको बोला गया है आपकी व्याकरण दृष्टि से, ठीक है, सॉरी, आपकी कवि दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं पूछेगा तो 22वीं सदी, मैंने आपको परसों ही बताया है, 22वीं सदी, ठीक है, 22वीं सदी इनकी रचना हो जाएगी, सिंह सेनापति, सिंह सेनापति, भागो नहीं दुनिया बदलो, ठीक है, भागो नहीं दुनिया बदलो, ये इन्हीं की रचना हो जाएगी। और कौन सी रचना है राहुल सांकृत्यानंद की, 22वीं सदी, सिंह सेनापति, भागो नहीं दुनिया बदलो, जय योधे, ठीक है, जय योधे, ये इन्हीं की रचना हो जाएगी, जय योधे, भागो नहीं दुनिया बदलो। या फिर इन्हीं की 1-2 रचना और हमें देखने को मिलती है, एक आता है इन पे आत्मकथा, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा, आत्मकथा लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा इनकी कौन सी हो जाएगी, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा, ये क्या है इनकी, ये इनकी आत्मकथा हो जाएगी, कौन सी, मेरी जीवन यात्रा। और एक इनको साहित्य अकादमी कब मिला था ये आपको नोट करके लिखना है, साहित्य अकादमी, ठीक है। पहले तो रचना लिखिए, ठीक है, रचना कौन सी लिखी थी, मध्य एशिया का इतिहास, ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास, एशिया का इतिहास। इसके लिए इन्हें क्या मिल चुका है, 1958 में साहित्य अकादमी, ठीक है, 1958 में साहित्य अकादमी, ठीक है, 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है राहुल सांकृत्यानंद को, किसके लिए, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, इन्हें पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है, इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, तो पद्म भूषण इन्हें मिला था 1963 में। तो ये सब फैक्ट है राहुल सांकृत्यानंद के बारे में, भाई इस चीज को नोट करके लिखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि ये है, ठीक है, मध्य एशिया के इतिहास के लिए इन्हें 1958 में साहित्य अकादमी मिला, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, साहित्य अकादमी। और इनको क्या है, आत्मकथा कौन सी हो जाएगी, मेरी जीवन यात्रा, रचना इनकी आपको लिखा दी है, मूल नाम केदारनाथ पांडे, बता दिया राहुल नाम क्यों पड़ा, तो ये सब आपको फैक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। और आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है,
क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए तद्भव क्या होता है, हिंदी शब्दों को तद्भव कहा जाता है। तो इनमें से अगर हम बात करें, ऑप्शन ए क्या है आपके पास, गे है। गे क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है, ये तो तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, तत्सम। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है, सॉरी यार, ठीक है। तो आपको ये चीजें मैंने पहले से बताई है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, देखिए कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है कि नहीं है, मैं कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। तो अगर यहां पर तद्भव नहीं है, ठीक है, तद्भव नहीं है, तो गे क्या है आपका, ये तो तद्भव शब्द है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है, यानी ये हिंदी शब्द है, ठीक है, तद्भव। अब ऑप्शन बी है देह। देह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द ये हो जाएगा गेह, यानी देह क्या हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएगा, देह का क्या, अगर मैं बात करूं देह, देह क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है, तत्सम। देह का क्या हो जाएगा, शरीर, आपने सुना होगा शरीर, ठीक है, शरीर इसका तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो शरीर इसका तद्भव रूप हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा नोट करके लिखना है आपको, ठीक है। देह क्या है, तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव शरीर हो जाएगा। तो ये चीजें देखिए, अब यहां पर ना यही होता है, क्योंकि मैंने भी सडनली क्या करा, पढ़ा क्वेश्चन, सीधा ऑप्शन ए को टिक मारने लग गया था, लेकिन नहीं है या नहीं है, इन चीजों को पढ़ना है। यहां से थोड़ा सा लाइट चमकती है तो इस कारण दिखता नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, कौन सा विलोम युग्म गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। देखिए बहुत सारे विलोम शब्द दे रखे हैं, तो कौन सा गलत है आपको बताना है। तो मूक का क्या होता है, वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। संपन्न का विपन्न होता है, ठीक है, ऑप्शन सी मितव्ययी। मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होगा, मितव्ययी का अपव्ययी होता है, ठीक है, अपव्ययी, ठीक है, मितव्ययी का क्या हो जाएगा, अपव्ययी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और सम्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। तो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है भाई, पूछे जाते हैं एग्जाम में। परसों बताया था पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, पुरस्कार का क्या होगा, तिरस्कार, ठीक है, क्या होगा, तिरस्कार। पुरस्कार का क्या होता है, तिरस्कार होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। कृपण का क्या होता है, कृपण, कृपण का क्या हो जाएगा, दानी, ठीक है, इस चीज को नोट करना है, कृपण का दानी होता है। और क्या पूछता है एग्जामिनर, गौरव का क्या होता है, लाघव, ठीक है, गौरव का क्या होगा, लाघव, ठीक है, ये सब चीजें नोट करके लिखना, पूछे गए एग्जाम में। और प्रछन्न का क्या होता है, प्रछन्न पूछा जाता है, प्रचौछन्न, ठीक है, प्रछन्न का प्रतिपन्न होता है, ठीक है, प्रतिपन्न, प्रतिपन्न, प्रछन्न का क्या होगा, प्रतिपन्न। तो ये सभी विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, लिख के चलने हैं। अच्छा अगला है, अवनी शब्द का विलोम शब्द है। तो अवनी आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा है। अवनी का विलोम शब्द पूछेगा तो अंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। अवनी क्या होता है, अवनी मतलब आकाश, ठीक है, और अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, अंबर, ठीक है, अंबर इसका विलोम शब्द हो जाएगा, अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास था, ठीक है, 13 की ओर चलेंगे। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। अच्छा ये तो कल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया कर्म रहित क्रिया, ठीक है, याद करिए, कर्म रहित क्रिया बताया था आपको, कर्म जिसमें नहीं होता है। किस क्रिया में कर्म नहीं होगा, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होगा यानी अकर्मक, अकर्मक। इसमें क्या है, अ आ रहा है, तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा याद करने की ट्रिक बता देता हूं। अकर्मक, अकर्मक, यहां पर बीच में देख रहे हो ना, अकर्मक मतलब अकर्म, इसमें कर्म ही नहीं है, ठीक है, अकर्म। सकर्मक क्या होगा, साथ में, सकर्मक, सकर्मक में क्या है, साथ में। सौ का मतलब साथ में मतलब कर्म, ठीक है, कर्म किसके साथ होगा, सकर्मक के साथ होगा। कर्म किसके साथ नहीं होगा, अकर्मक के साथ नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कल ही कराया हुआ था कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, देखिए फिर से नहीं कराती पूछ रहा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं कौन कराती है, अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बाकी संयुक्त क्रिया आपको बताई है कि मोहन मैं नहा धोकर चल पड़ा, ठीक है, चल भी पड़ा और चल पड़ा। तो दो क्रियाएं जहां पर समाप्त होती हैं, जैसी वह गिर पड़ा, तो गिरना एक क्रिया है, पढ़ना दूसरी क्रिया है। गिर पड़ा हम बोलते नहीं, ये छत से गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा, तो दो क्रियाएं समाप्त हो रही है, गिर भी पड़ा, पड़ा भी, तो दो क्रियाएं समाप्त होकर संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बार बार बताता हूं कि खुद ना कार्य कर दूसरे से कार्य करवाना। सकर्मक क्रिया क्या है कि जहां पर कर्म की प्रधानता होती है और कर्म की उपस्थिति होती है, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय उपसर्ग। देखिए प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय आपके हमेशा शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो खटोला में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो बहुत बेसिक सा ये प्रश्न है, अगर खटोला में प्रत्यय पूछेगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओला प्रत्यय, ठीक है। खटोला में क्या है, खट धन ओला, खटोला, ठीक है। अगर बात करें खट धन ओला,
ये क्या है, खटोला में कौन सा प्रत्यय लगा है, ओला प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से थोड़ा सा प्रत्यय उपसर्ग वाले शब्द लिखेगा कथित, ठीक है। एक आप पे पूछा गया था कथित, कथित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है अगर पूछेगा तो कभी भी इत, इत, ठीक है, इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार से छलिया, ठीक है, छलिया, छलिया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, इया, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। छलिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इया लगा है। कहानी का पे आता है, कहानी, कहानी में कौन सा प्रत्यय है, तो आनी इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, आनी, कहानी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आनी प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, लड़ाई में आई प्रत्यय, ठीक है, लड़ाई, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आई, लड़ाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन प्रत्ययों को लिख के चलिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो परशुराम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है परशुराम, ठीक है, परशुराम, ठीक है, अच्छा, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, देखिए नहीं है फिर से गोला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आपको नहीं भी गारंटी दे रहा हूं, फंसा के रखेंगे एग्जाम में। आज अगर आप बात नहीं सुनोगे तो जिंदगी भर पछताओगे इस चीज को कि नहीं है में, हाँ, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। यूकेपीएससी का मैं देख रहा था ना, इससे पहले वाले एग्जाम में उसने नीचे से डार्क कर दिया था या ब्लैक डॉट से कर दिया था, नहीं है, कभी कभी करता है वो, हमेशा नहीं करता। इस चीज पे जाइएगा, मेरी बात मान लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, वो कभी कभी नीचे से अंडरलाइन करता है, ऐसे सुमेलित है नहीं है, हमेशा फंसा देगा आपको, इस चीज पर ध्यान देना। तो यहां पर कह रहा है परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भार्गव ये तो होता है परशुराम का, ठीक है। शिवप्रिया, ठीक है, शिवप्रिया, अब क्या है, शिवप्रिया किसका हो जाएगा, शिवप्रिया का मतलब क्या है, जो शिव को प्रिया होगी, कौन होगी, पार्वती माता, ठीक है, पार्वती, शिव को कौन प्रिया है, तो पार्वती शिव को प्रिया है, क्योंकि शिव की पत्नी कौन हो जाएंगी, पार्वती जी, ठीक है। तो शिव प्रिया यहां पर होना था, शिव प्रिया, तो शिव प्रिया किसका हो जाएगा, शिव प्रिया हो जाएगा आपका पार्वती माता का। बाकी भृगुनंदन ये भी परशुराम का पर्यायवाची होता है, ठीक है। परशुराम के पर्यायवाची पूछ रहा था, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा, पार्वती। अगर मैं पार्वती के अन्य पर्यायवाचियों की बात करूं तो थोड़ा सा नोट करके लिखेगा, उमा भी इनको कहा जाता है, ठीक है, उमा कहते नहीं, उमा किसको कहा जाता है, पार्वती को कहा जाता है। सती इन्हीं को कहा जाता है, सती माता, ठीक है। गौरी इन्हीं को कहा जाता है। आपने अगर भजन कीर्तन भी करते होंगे, थोड़ा सा अगर आप भजन कीर्तन वगैरह करते होंगे, धार्मिक आप होंगे, तो आपको पर्यायवाची इनकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपने भजन करा होगा तो सती भी भजन में आता है, पार्वती भजन में आता है, उमा भजन में आता है, गौरी भजन में आता है, इसी के अलावा भवानी आता है, ठीक है, भवानी, या फिर गिरजा, गिरजा भी इसी में आता है, किसमें, भजन में, गिरिजा। ये चीजें ना नोट, अब कुछ चीजें होती हैं, क्या होती है कि याद करने वाली चीजें नहीं होती है। अब हम लोग सोचते हैं ना कि यार कैसे रटा जाएगा, मैंने आपको बताया ना, दुर्गा माता के पर्यायवाची, विष्णु, गणेश, हनुमान जी, भगवान के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप थोड़ा सा ना, थोड़ा धार्मिक हो जाओ भाई, पेपर भी नजदीक आ रहा है, एक काम करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, 10 पर्यायवाची हनुमान जी के वहीं से दूर हो जाएंगे। गणेश जी की, गणपति की जो गणेश आरती होती है उसे पढ़ो, लंबोदर, गजानन, ठीक है, ये इस प्रकार से वहां पर दूर हो जाएंगे। दुर्गा माता की दुर्गा चालीसा पढ़ो, वहां पर श्री, रमा, ये सब आपके दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी भगवान का ध्यान करो, सब पर्यायवाची क्लियर, ठीक है ना भाई। अंत समय पे भगवान का ही नाम लो और पढ़ाई में भी ध्यान दो। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अति उक्ति शब्द में, अति उक्ति शब्द को संधि करने पर शब्द बनेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, अति, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। तो यहां पर क्या हो रहा है आपको देखना है, ई धन उ, ये किसका नियम है, ई धन उ हमने पढ़ा है, ई धन उ मिलकर क्या बनाते हैं, यू, ई धन उ मिलकर क्या बनाएंगे, यू, और ये किसका नियम हो जाएगा, यण संधि का। तो यहां पर अगर बीच में यू बन रहा है तो यू कहां पर बन रहा है, बीच में, यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, अति युक्ति। अगर बात करें संधि की तो ई और यू मिलकर क्या बनाते हैं, यण संधि ये बनाते हैं। तो बहुत बेसिक सा प्रश्न था, ठीक है, कुछ नहीं पकड़ना है आपको, अति युक्ति, ठीक है। ई पकड़ा आपने यहां से, ऊ पकड़ा यहां से, ठीक है, ई और यू मिलकर क्या बना रहे हैं, यू, ये आपको पता है, यू, ठीक है, कल आपको बताया था, कोई भी ई, ठीक है, ई या ऊ या फिर री, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या ई क्या बना देते हैं, वॉ बना देते हैं, ऊ क्या बना देते हैं, ठीक है, यौ बना देते हैं, ई यौ बना देते हैं, ऊ रॉ बना देते हैं। इस प्रकार से आपको कल बताया गया था, उम्मीद करता हूं आपने कल पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा डेली इसको रिवीजन करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, एग्जामिनर पूछता है बार बार, ठीक है, व्यंजन संधि, यण संधि, कुछ भी पूछ लेता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। औलाद किस भाषा का शब्द है, तो औलाद, देखिए भाई, अब ना औलाद या फिर ये मैंने आपको बताया शब्द एक साथ याद नहीं होंगे, बहुत ज्यादा शब्द हैं, बहुत कंफ्यूजन ये करते हैं। तो औलाद शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये अरबी भाषा का शब्द है भाई, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द पूछेगा तो ऑप्शन शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, अरबी भाषा, अरबी का ये शब्द हो जाएगा। अरबी का मैं कल आपको बता चुका हूँ, अरबी के अन्य शब्द, ठीक है, मौसम, ये तो रोज ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिखेगा लिफाफा,
ठीक है, लिफाफा। लिफाफा किस भाषा का शब्द है? तो लिफाफा हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द हकीम, ठीक है, हकीम, हकीम, हिम्मत, ठीक है, हकीम के साथ साथ हकीम, हिम्मत, हिम्मत, साथ ही साथ लिखना शराब। ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तो ये फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो पुर्तगाली में देखिए भाई, पुर्तगाली में बहुत लिमिटेड है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, गोभी, ठीक है, गोभी, चाबी, ठीक है, चाबी, चाबी, ठीक है, चाबी। और इसके अलावा क्या होता है? तौलिया, ठीक है, तौलिया हो जाएगा। स्त्री, स्त्री वो वाली स्त्री नहीं, हाँ, ये प्रेस वाली हो जाएगी, प्रेस, जो प्रेस करते हैं ना, प्रेस मतलब जो क्या मतलब कपड़ों में इस्त्री करते हैं वो वाली स्त्री, ठीक है। गमला, ठीक है, गमला लिख लिया। चाबी, चाबी, चाबी भी हो जाएगी, ठीक है, चाबी, चाबी तो लिख लिया, ठीक है। गमला हो जाएगा, गमला तो नहीं लिखा, ठीक है, गमला, ये कौन सी भाषा के शब्द है? कर्नल, ठीक है। और कौन सा होता है पुर्तगाली के? गोभी, चाबी, तौलिया, स्त्री, प्रेस, गमला, कर्नल, या फिर हमने बोला पपीता, ठीक है, पपीता, संतरा, ये सभी क्या है आपके पुर्तगाली शब्द हैं। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर कर लिखिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, कर, बैठ, चल आदि धातु किस प्रकार हैं? कर, बैठ, चल आदि धातु किस प्रकार? अच्छा, ठीक है, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं। तो कर क्या होगा, बैठ क्या होगा, चल क्या होगा? आपको धातु, ठीक है। धातु क्या होता है आपको पता है? मूल शब्द। हमेशा धातु किसको कहा जाता है? क्रिया की जो मूल शब्द होता है उसको धातु कहा जाता है, ठीक है। धातु, धातु की अगर मैं बात करूं तो धातु क्या होता है? मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्दों को कहा जाएगा कभी भी, ठीक है, जिसका सार्थक खंड ना हो सके। तो यहां पर क्या है? कर, बैठ, चल, ये क्या है? मूल धातु ही हो जाएंगे, ठीक है, मूल धातु, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणार्थक से तो आप समझ ही गए होंगे, बार बार नहीं समझाना है। यौगिक क्या है? दो शब्दों के मेल से बना। नाम धातु क्या है? संज्ञा विशेषण, आपको बताया है कि जब भी इनके आगे कोई भी वो चीजें लग जाती हैं विशेषण के आगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? किसी के नाम में परिवर्तन होकर उसका शब्द का अर्थ चेंज कर देती है। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, परसों ही बताया था, ये नाम धातु क्रियाएं, ठीक है। इसी प्रकार से जो कर, बैठ, चल, ये मूल है, इनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। अगर इन्हीं आपने देखा होगा ना कि कर क्या है? आपकी मूल शब्द है, इसका कोई सार्थक खंड भी नहीं हो सकता, ना ही यहाँ पर प्रेरणार्थक हो सकता, यौगिक हो सकता, नामदास हो सकता। तो ऑप्शन से चीजें हो जाती हैं, ज्यादा इनमें लॉजिक नहीं है। 19वां है, गांठ का पूरा होना, ठीक है, अकल का अंधा गांठ का पूरा, अच्छा ऐसे इस टाइप का, ये तो आधा इधर। तो गांठ का पूरा होना आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होगा? अगर ऑप्शन ए दिख रहा होगा कुलीन, तो इसका मैंने पहले बताया, उच्च कुल में जन्मा, उच्च कुल में जन्मा, उच्च कुल में जन्मा, ठीक है, उच्च कुल में जन्मा, ये पहले बताया हुआ। उच्च कुल में जन्मा क्या होता है? कुलीन कहा जाता है। अब जो आपको बताना है गांठ का पूरा, तो गांठ का पूरा यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, मालदार, ठीक है। तो गांठ का पूरा क्या हो जाएगा? मालदार व्यक्ति को कहा जाएगा गांठ का पूरा। एक आप पे पूछा जाता है कि जिसका हृदय में ममता नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? निर्मम, लिखिएगा, निर्मम। निर्मम किसको कहा जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा? निर्मम उसको कहा जाएगा। फिर आप पे पूछा जाता है जिसके पास कुछ ना हो, ये पूछा गया था, जिसके पास कुछ ना हो, आकिंचन, ठीक है, आकिंचन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में। देखिए आकिंचन किसको कहा जाता है? तो लोग गरीब को मार कर आए थे, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहा जाएगा आकिंचन। एक आता है जिसने ऋण लिया हो, ठीक है, अधर्मण, ठीक है, जिसने ऋण लिया हो, अधर्मण, अधर्मण। इस चीज को नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये ना आ जाए, ठीक है, मतलब ये तो खाली एक प्रिडिक्शन होती है। जिसने ऋण लिया हो, ठीक है, उसका क्या क्या हो जाएगा? जिसने ऋण लिया हो, अधर्मण, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, जिसने ऋण लिया हो, ये लिख देता हूं यहाँ पर, जिसने, जिसने, ठीक है, जिसने ऋण लिया हो, लिया हो, क्या हो जाएगा? अधर्मण। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, ठीक है। तो परसों मैंने आपको बताया था हिंदी खड़ी बोली के जो पहले कवि हैं वो कौन है? हिंदी पहले खड़ी बोली के पहले कवि आपको बताया था कि हरिओंद, ठीक है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओंद क्या है? हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, सिंह उपाध्याय।
इन्हीं को क्या कहा जाता है, हरिऔध इनका उपनाम हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को हरिऔध कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक रचना लिखी थी प्रिय प्रवास, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इन्हीं की रचना है जिसे कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य इसे कहा जाता है। और कवि पूछेंगे किसको कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिऔध भी नाम से जानते हैं। तो ये है आपका हिंदी का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे उत्तराखंड के सॉल्यूशन में।